आजादी की आखिरी लड़ाई। दोस्तों, 30 का दशक देश में थोड़ा शांति रहा था। सिविल डिसोबीडियंस की असफलता के बाद गांधी जी भी राजनीति से थोड़ा दूर ही रहने लगे थे। लेकिन ये शांति तूफान के पहले की शांति थी। ये तूफान इस बार दूसरे विश्व युद्ध की शक्ल में आने वाला था। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस तरह भारत की आज़ादी की लड़ाई में दूसरे विश्व युद्ध, इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ रहा। दोस्तों, वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में यूरोप में हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ब्रिटिशर्स क्योंकि डायरेक्टली इस लड़ाई में शामिल थे, इसलिए उन्होंने भारत को भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया था। ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय कड़ी निंदा की थी। 1938-1939 में जब दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर थी, उस समय भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी एक विचारधारा का युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में एक तरफ गांधी जी थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा गांधी जी से मेल नहीं खाती थी, जिसके चलते इन दोनों के बीच काफी मतभेद होते रहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगले साल 1939 में वो फिर से इलेक्शन जीते और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी अध्यक्षता के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी छोड़ दी। इसका कारण ये था उनके और गांधी जी के बीच के मतभेद। इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन ये संस्था कुछ खास नहीं कर पाई। इस समय ब्रिटिशर्स विश्व युद्ध के चलते भारत का समर्थन चाहते थे। इसी का फायदा उठाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। इस शर्त के तहत ब्रिटिश हुकूमत युद्ध खत्म होने के बाद भारत को आज़ाद कर देगी और तब तक भारत की सरकार को सिर्फ भारतीय ही चलाएंगे। लेकिन उस समय के वाइसरॉय लिंगटिन-गो ने इस तरफ कुछ खास कदम नहीं उठाया, बल्कि 1940 में वो ऑगस्ट ऑफर लेकर आए। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये साफ साफ भारत की आज़ादी की बात नहीं कर रहा था। 1940 में ही मुस्लिम लीग में टू नेशन थ्योरी बहुत प्रचलित होने लग गई थी। इस थ्योरी के तहत भारत के दो देश बनेंगे, जिसमें एक हिंदू मेजॉरिटी देश बनेगा और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनेगा। इस मुस्लिम मेजॉरिटी देश को नाम दिया गया पाकिस्तान। इसी समय जापानी फौज भारत के और करीब आती जा रही थी। ब्रिटिशर्स बहुत ही घबराए हुए थे। जापानी फौज ने भारत के आसपास बमबारी शुरू कर दी थी। वो कभी भी भारत में घुसकर हमला कर सकते थे। इसी डर से ब्रिटिशर्स भारतवासियों का समर्थन चाहते थे। इसलिए फिर से वो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, जो कि ऑगस्ट ऑफर की तरह ही भारत की आज़ादी की बात नहीं करता था। इसलिए ये भी असफल रहा। इसके बाद ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन में उन्होंने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा भी दिया था। यह आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन बना। यह लगभग पूरे भारत में फैल गया था। शुरू में यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंसक होता रहा। वैसे तो यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, लेकिन कुछ प्रांतों और कुछ संस्थाओं ने इस आंदोलन को कोई समर्थन नहीं दिया। इनमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी संस्थाएं शामिल थीं। इसी समय जापानी फौज के समर्थन से कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसका नेतृत्व पहले रासबिहारी बोस के पास था और उनके बाद ये सुभाष चंद्र बोस के पास आ गया। सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलने के बाद उन्हें कलकत्ता में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हाउस अरेस्ट पर रखा गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स की आंखों में धूल झोंक कर वो काबुल पहुंचे, वहां से रशिया होते हुए जर्मनी और अंत में वो जर्मनी से जापान पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया और इसे नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। इस दौरान उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा भी दिया। लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज जापानी फौज के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हमला कर ब्रिटिशर्स को वहां से खदेड़ने पहुंची, तो जापानी फौज ने अपने समर्थन को वापस ले लिया और इसके चलते आज़ाद हिंद फौज को हार का सामना करना पड़ा था। इसका कारण यह था कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया था
और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में सरेंडर कर लिया था। इसके बाद जब बोस एक प्लेन से जापान जाने के लिए निकले तो उनकी रहस्यमय तरीके से एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि उस दिन बोस की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी के पकड़े गए सैनिकों के खिलाफ सख्त कदम लिए गए थे। लाल किले में सबके सामने इंडियन नेशनल आर्मी के 3 फौजियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स भारतवासियों को ये बताना चाहते थे कि उनके खिलाफ जाने वाले सभी लोगों को अंत में कड़ी से कड़ी सजा ही मिलेगी। यही कारण था कि ब्रिटिशर्स ने इसलिए मुकदमे के लिए जानबूझकर हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिकों को चुना था। इन सैनिकों के नाम थे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। ब्रिटिशर्स का मकसद भारत में एक डर का माहौल बनाना था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। देश भर में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के लिए भावनाएं उमड़ने लगीं। ये सभी भारतवासियों की नजरों में हीरो बन गए थे। देश भर में इन सैनिकों के समर्थन में फिर से प्रदर्शन होने लगे। साथ ही साथ 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो गया था। ये विद्रोह भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले खराब खाने और रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के कारण शुरू हुआ था। लेकिन इनको प्रेरणा इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों से ही मिली थी। इस विद्रोह को कुछ ही समय बाद सरदार पटेल की रिक्वेस्ट के बाद रोक दिया गया था, क्योंकि वो समय था जब भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी। ब्रिटिशर्स भारत में काफी कमजोर पड़ गए थे। उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने भी भारत को आजाद करने की बात की थी। इसी के चलते भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया, जिसके तहत ये कहा गया था कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो आजाद भारत का संविधान बनाएगी। भारत की आज़ादी जून 1948 को तय की गई थी, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 की तारीख तय हुई। कैबिनेट मिशन ने किसी दूसरे देश की बात नहीं की थी और इसे मुस्लिम लीग ने भी मान लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद मुस्लिम लीग एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग करने लगी, जिसे पहले तो ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा बिल्कुल ही नकार दिया गया था। इसके विद्रोह में मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन प्लान लेकर आई। इसके बाद भारत में काफी हिंसक प्रदर्शन होने लगे। यह हिंसा मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग को टक्कर देने के लिए हिंदू महासभा ने भी हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम में काफी तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से काफी लोगों की जानें चली गईं। इसी समय पर गांधी जी आगे आए और उन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू की। साथ ही साथ वो लोगों को हिंसा का रास्ता अपनाने से रोकने के लिए देश भर में गए। लेकिन गांधी जी की इतनी मेहनत के बाद भी इन दंगों में कोई गिरावट नहीं आई। अंत में इन दंगों को रोकने के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को मानना ही पड़ा। इस तरह 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद एक रेड क्लिफ कमीशन बैठाया गया, जिसका काम भारत और पाकिस्तान की सरहद बनाना था। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1947 में भारत में 600 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को एक बनाकर भारत में मिलाने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन 3 ऐसे स्टेट्स थे जहां पर कुछ दिक्कतें आईं। ये 3 स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। पार्टीशन के बाद होने वाली कई समस्याओं में से ये एक समस्या थी। पार्टीशन के बाद सबसे बड़ी समस्या थी रिफ्यूजीज की। भारी मात्रा में लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इन्हीं समस्याओं के बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ